गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई भी अगर हम टू एटम्स की बात करें या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें तो जो टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके कारण एक स्टेबल एंटिटी का फॉर्मेशन हो जाता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। मतलब केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो एटम्स में या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ एटम्स में भी लग सकता है। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण एक स्टेबल एंटिटी का फॉर्मेशन होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसके कारण एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। जब हम किसी भी केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, तो उस थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। मतलब कि जब केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा, उस केमिकल बॉन्ड को बनने में क्या हुआ होगा? जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा। तो जो हम इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देन दैट थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब यही है कि किसी भी अगर एटम को स्टेबल होना है तो जो उसकी लास्ट शेल होती है, उसकी लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर जाते हैं तो वो ऑक्टेट रूल से स्टेबल हो जाता है। नाउ अब हमें स्टार्ट करना है जो केमिकल बॉन्ड है, इसमें हमें जो फर्स्ट बॉन्ड पढ़ना है उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड से किस तरीके से क्या होता है, जो एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करके स्टेबल होते हैं, वो पढ़ना है हमें। तो आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले हम समझ गए आयोनिक बॉन्ड क्या है। जो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कोई एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, कोई दूसरा एटम जो है वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, तो इस कारण एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे और उनके बीच में बनेगा बॉन्ड, और उस बॉन्ड का नाम होगा आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि अगर हम बात करें, इसका एक एग्जांपल लें, जैसे हम बोले CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कौन सा बॉन्ड है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बॉन्ड है? हम कैल्शियम की पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे 20, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 8, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2882, ये हो गई कैल्शियम की। और इसकी अगर हम लिखेंगे तो क्या होगी? 26। अब इसको अगर स्टेबल होना है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा, ये अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे देगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Ca2 पॉजिटिव। और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए तो इसकी शेल खत्म हो गई, ये स्टेबल हो गया 288 से। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए तो क्या हो जाएगा? 28, ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो ये क्या बन गया? O डबल नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये क्या बन गया है? ये बन गया है केटायन और ये बन गया है एनायन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केटायंस और एनायंस के बीच में लग रहा है, जिसके कारण ये आपस में आकर के बॉन्ड बना ले रहे हैं, और ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऐसे बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये तभी बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम से दूसरे एटम तक। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी।
इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है? बिल्कुल जैसे वैलेंसी का मतलब होता है सेम उसी तरीके से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब कि कोई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो भी मैंने बताया जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बना तो एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने उसने लिए, वो वैलेंसी कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब कि जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा तो एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या फिर कितने गेन कर रहा है, उस हिसाब से जो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वैलेंसी होगी उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन के कारण आयोनिक बॉन्ड बनने में उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होगी जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा अगर वो कंडीशंस हम अप्लाई कर दें तो। फर्स्ट है कि जो भी आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा कहाँ बनता है, जब एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा। मेटल और नॉन मेटल मतलब कैटायंस और एनायंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। हमेशा एक मेटल होगा और दूसरा एक नॉन मेटल होगा। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास मेटल होगा उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इसका मतलब ये है कि वो मेटल जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। दूसरी बात हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल है उसकी क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो बॉन्ड बनने में आसानी होगी। और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को जो पाने की चाहत है वो ज्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल जो होगा वो गेन कर लेगा। मतलब मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो मेटल और नॉन मेटल होगा इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा होना चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर हम दो नॉन मेटल ले लें तो जो दो नॉन मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल है, मतलब कि एक बिल्कुल पॉजिटिव वाला है और दूसरा बिल्कुल नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो तीन कंडीशंस है कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए ताकि इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं दे फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो, आयोनिक कंपाउंड जो है उनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जब भी ये बॉन्ड बनेगा तो हमने बोला कि कैटायंस और एनायंस में बनेगा, और ये आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो आपस में कंबाइन होने से बॉन्ड बनता है उसके कारण क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम बोले कि आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बनाते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण जो चीज होती है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। लार्ज
अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। अगर हमें इसी कंपाउंड को क्या करना है, मेल्ट करना है, तो अगर मेल्ट करना है तो मतलब कि उन कंपाउंड में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो अगर बॉन्ड वीक बॉन्ड होता तो हम थोड़ा सा भी क्या करते, उसको गर्म करते तो वो टूट जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड है वो काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर आपको उस चीज को मेल्ट करना है तो आपको एनर्जी भी ज्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, साथ में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और रीजन, रीजन वही सेम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इसको बॉइल होने में भी क्या होगा, टाइम लगेगा। नेक्स्ट है जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि ये आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है मतलब कि इसके अंदर मोबाइल पार्टिकल्स नहीं है। मोबाइल पार्टिकल्स मतलब कि मूवमेंट वाले पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसका रीजन है कि आयोनिक सॉलिड जो है वो बैड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि किसी भी चीज को अगर गुड कंडक्टर होना है तो गुड कंडक्टर होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स जो फ्रीली मूव कर रहे हो। पर क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके पार्टिकल्स जकड़ रखे हैं, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें आयनिक सॉलिड को एक्वस सोल्यूशन बना दो इनका, तो एक्वस सोल्यूशन बनाने पे क्या होगा, इनके जो पार्टिकल्स होंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनमें मूवमेंट होने लगेगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।